हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सिविक्स का थर्ड चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे व्हाट इज़ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लॉज एंड द गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड लास्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट वर्ड को समझेंगे, उसके बाद इसके लेवल्स को समझेंगे कि किस किस लेवल पे ये काम करती है। दूसरा, लॉस और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन रहता है, किस तरह एक दूसरे को रिलेट करते हैं। फिर 4 टाइप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उसमें टाइप्स, गवर्नमेंट की टाइप्स कितने टाइप्स की होती है। और फिर लास्ट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो कि इंडिया में हमारे यहाँ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट। आप लोगों ने देखा होगा हेडलाइंस में कुछ इस तरह से, न्यूज़पेपर में कुछ हेडलाइंस रहती हैं इस तरह से, उसमें देखता है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, गवर्नमेंट ने ये कहा, ठीक है, कुछ इस तरह। तो ये गवर्नमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसके बारे में तो आज हम लोग समझेंगे। अभी तक हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर्स में थोड़ा सा सोशल इश्यूज़ वाले टॉपिक था, डाइवर्सिटी थी और रिलीजन्स था, डिफरेंट कास्ट था, रिलेशन था, एक सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा समझा था। अब हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट को समझेंगे इसके। तो यहाँ से तो इसको इस तरह से समझेंगे कि जैसे एक फैमिली में पेरेंट्स का रोल होता है, उसी तरह एक कंट्री में गवर्नमेंट का रोल होता है। और फैमिली क्या है, हमारी कंट्री, पेरेंट्स हो गए गवर्नमेंट, और जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो हमारे हो गए पर्सन, पीपल, जो हम लोग कंट्री के अंदर हैं। तो कुछ इस तरह का रिलेशन देखने को मिलता है अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, बहुत ही इजी। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। These can be decisions about where to build roads and schools, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. इस पैरा में इन्होंने ये बताया है कि हर कंट्री को एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। उस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर गवर्नमेंट नाम दिया गया है, ठीक। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डिसीज़न लेती है हमारे लिए। और हमारे लिए जैसे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारी रिसोर्सेज, हमारी ज़रूरियात को देखकर कुछ हमें देते हैं, कुछ काम करते हैं। तो उसी तरह हमारे पढ़ने के लिए स्कूल बनवाना, चलने प्रॉपर अच्छे ट्रैक बनवाना, रोड बनवाना, किसी बीमार के लिए हॉस्पिटल बनवाना, ये सब जो काम होता है ये गवर्नमेंट करती है। यहाँ तक कि मार्केटिंग इकोनॉमी को पूरा प्रॉपर फ्लो करवाना, कैसे कि जैसे अनियन के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो अब गरीबों तक वो कैसे पहुँचेगी, तो उनको किस तरह से कम किए जाएँ कि वो सब तक पहुँच पाए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब किसका काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है। यहाँ तक कि सोशल इश्यूज़, जैसे गरीबों के लिए बहुत से स्पेशल प्रोग्राम बनते हैं कि उन तक दवा इलाज पहुँच सके और एजुकेशन वो ले सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब जो थोड़े से कुछ अलग उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाए जाते हैं, वो सब किसके थ्रू बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि कन्वेंस के लिए रेलवे सर्विसेज, ये सब गवर्नमेंट के अंदर आता है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा गवर्नमेंट का काम। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। बेसिक काम तो यही होता है, बेसिक जॉब यही है गवर्नमेंट की कि हमारी प्रोटेक्शन, अगर सोचिए हमारी प्रोटेक्शन ही वो नहीं कर पाएगी तो दूसरी कंट्री वाले यहाँ पर अटैक करेंगे, फिर वो अपना पूरा रूल करेंगे जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था पहले टाइम पे। तो बेसिक जो जॉब है पहले हमारा प्रोटेक्शन है कि कंट्री जो हमारी बाउंड्री है इंडिया की, उसे प्रोटेक्ट करके रखे एक्सटर्नल अटैक से, और एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव enough to eat and have good health facilities. When there are natural disasters like tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes
aid and assistance for the affected people. If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. Courts are also part of the government. इस पैरा में उन्होंने ये बताया है कि हेल्थ के लिए हॉस्पिटल बनवाना, प्रॉपर मील पहुंच पा रहा है सब तक, नहीं फूड पहुंच पा रहा है, ये सब जो फैसिलिटीज़ होती हैं ये हर सिटीज़न का हक होता है और उन तक ही गवर्नमेंट पहुंचाती है। यहाँ तक कि जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर मीन्स जिसमें ह्यूमन का हाथ नहीं होता है, उसकी वजह से नहीं होता है, ये नेचुरली होते हैं तो इन्हें नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं। जैसे सुनामी सुना होगा, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो एरप्शन होता है, तो इन सब में बहुत ज़्यादा तबाही होती है, खेत पूरे पूरे बर्बाद हो जाते हैं, जल जाते हैं सब, है ना। और यहाँ तक कि लोग भूखे मर जाते हैं और लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं, कितने लोगों की डेथ हो जाती। तो जैसे जो इंजर्ड हैं तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना और खाना यहाँ पे फूड प्रोवाइड करवाना, जो लोग हैं उनको दूसरे जगह पे करवाना, चेंज करवाना उनका प्लेस। तो ये सब जो काम होता है, पूरी यहाँ पे सपोर्ट जो होती है वो किसकी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और अगर जैसे मान लिए डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे घर में ही मान लिया अगर बच्चों में झगड़ा हो जाता है, तो क्या होता है, इनमें से एक बच्चा जाता है शिकायत करने पेरेंट्स के पास कि ये काम है, ये इस टाइम पढ़ाई नहीं कर रहा है, मान लिया इसके बीच झगड़ा हो गया, तो फिर क्या करता है, तो फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे या तो पनिश करते हैं या फिर प्यार से समझाते हैं कि भाई पढ़ लो। तो इसी तरह से कंट्री में भी होता है। मान ली किसी कोई डिस्प्यूट हो जाता है, बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है या फिर कोई क्राइम करता है, तो उसके लिए हम लोग कहाँ पे जाके शिकायत कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि कोर्ट किसका पार्ट हो गया, एक गवर्नमेंट का पार्ट है। यहाँ पर ये बताया कि कोर्ट एक गवर्नमेंट का पार्ट है, वहाँ पे जाके हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि ये डिस्प्यूट हो गया, आप हमें जस्टिस दिए। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। परहैप्स यू आर वॉन्डरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दिस एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव एंड वर्क टुगेदर देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड। अब बात ये आती है ना कि ये सब ज़रूरत क्या है इसकी, इतने सब की ज़रूरत क्या है कि गवर्नमेंट की नीड यहाँ पे बात आती कि उसकी, और एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरत है कि वो हमें लीडरशिप करे, वो हमें बताए, ये करे। तो उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में कुछ एक छोटा सा प्रोजेक्ट किसी टीचर ने दिया बच्चों को, 4-5 बच्चे उस प्रोजेक्ट के कर रहे हैं। मान ली एक उसमें से बच्चा कहता है कि इस प्रोजेक्ट को ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दूसरा कहता है नहीं ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, डिस्प्यूट हो सकता है। तो टीचर ने क्या किया, वहाँ पर एक अलग एक मॉनिटर को रख दिया, एक सुपरवाइज़र को रख दिया कि तुम ये 4-5 बच्चों का प्रोजेक्ट तुम सुपरवाइज़ करोगे। तो वो उसे क्या करेगी, वो देखेगी कि किसकी बात सही है, उसे जो सही लगेगा फिर वो बताएगी कि ये होगा, उसका वो फाइनल बताएगी कि ये ऐसे ही होगा। तो बच्चे क्या करेंगे, फिर बिना किसी झगड़े के वो वही काम करेंगे और उसके डिसीज़न को मानेंगे, उसके डिसीज़न को फॉलो करेंगे। तो इस तरह एक प्रॉपर, एक जो कहते हैं प्रॉपर एक काम होगा और बिना किसी डिस्प्यूट, बिना किसी लड़ाई झगड़े के एक प्रॉपर काम हो जाएगा। सेम इसी तरह कंट्री में होता है। हम लोग यहाँ रहते हैं, कितने टाइप की डाइवर्सिटी तो आप लोग समझ ही चुके हैं कितनी है। तो ऐसी डाइवर्सिटी के अंदर हम लोग जब एक साथ काम करते हैं तो डिस्प्यूट लाजमी, डिस्प्यूट होना ही है। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अब रूल्स कोई भी तो नहीं बनाएगा ना, रूल्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, एक स्पेशल जिसे हम लोग दर्जा देंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, इसलिए उसकी नीड है। और वो जो कहेगी वो उसी के डिसीज़न के अकॉर्डिंग हमें उसे फॉलो करना होगा। तो ये चीज़ हो गई कि इसकी नीड क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। ये यहाँ पर इमेज में ये तीन दिए गए हैं इमेज। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, और ये इंडियन रेलवेज़ है, और ये भारत पेट्रोलियम का लोगो है। तो ये इन्होंने दिखाया है कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। चलिए, some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure. Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory.
इस पैरा में ये बता रहे हैं कि जो रूल्स बनाती है गवर्नमेंट वो सबको अप्लाई करने होते हैं, वो सब पर होते हैं, एवरीवन, सबके लिए होते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे जैसे मान लिए गवर्नमेंट जो होती है वो पीपल के बिहाफ पे काम करती है। इन्होंने यहाँ पर ये बहुत ही छोटे सेंटेंस में बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है गवर्नमेंट डू दिस, जो गवर्नमेंट काम करती है वो पीपल के बिहाफ पे काम करती है। कैसे? लीडरशिप के थ्रू। लीडरशिप के थ्रू यानी कि हम लोग इलेक्ट करके अपना लीडर चुनते हैं और वो हमारे लिए काम करती है, ठीक है। डिसीज़न लेती है और उसे इम्प्लीमेंट करती है हमारी टेरिटरी में जितने भी लोग हैं। इसको भी डिटेल में समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते ही तो समझ में आ गया गवर्नमेंट क्या है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। अब आता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स। नाउ दैट यू नो that the government is responsible for so many different things, can you think of how it manages to do all this। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि लेवल्स की जो बात की है, तो लेवल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी कंट्री ये जो इंडिया ये इतनी बड़ी है, इसका एक कोई लीडर पूरी मतलब एक एक टाउन, एक एक विलेज, एक एक डिस्ट्रिक्ट देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वो इतना मैनेज नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट को भी 3 लेवल में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। एक नेशनल लेवल हो गया जो ये है, जिसमें पूरी हमारी कंट्री आती है, पूरी पूरी जो है इंडिया आता है। दूसरा कर दिया स्टेट लेवल, ये देखिए इसमें डिफरेंट स्टेट हैं सब, जम्मू कश्मीर, ये राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सारी स्टेट हैं। ये स्टेट लेवल मतलब इस हर स्टेट का अलग अलग कोई लीडर होगा। और थर्ड आता है हमारा लोकल लेवल, जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल भी कहते हैं। तो जैसे हमारा ये स्टेट है यूपी, यूपी के अंदर कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये हर स्टेट के जितने जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनको दिखाया गया यहाँ पर। तो ये इसमें देखिए छोटे छोटे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग अलग लीडर है, तो उस तरह काम करना आसान हो जाता है थोड़ा सा। The government works at different level, at the local level, at the level of state and at the national level. The local level means in your village, town or locality, जिनको हम लोग वोट करते हैं। The state level would mean that which covers on entire state like Haryana, Assam, and national level relates to the entire country. लेटर इन दिस बुक, इसमें आगे इन्होंने ये कहा है कि इसके आगे हम लोग लोकल लेवल गवर्नमेंट के फंक्शन, स्टेट लेवल गवर्नमेंट के फंक्शन और नेशनल लेवल गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में, आगे की बुक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें इन्होंने सिर्फ लेवल बता दिए हैं। थर्ड हमारी हेडिंग आती है लॉज एंड द गवर्नमेंट। अब लॉज और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है ये समझेंगे। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू make decisions, similarly it has the power to enforce its decision। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि जिस तरह गवर्नमेंट को लॉ बनाने का, रूल बनाने का एक प्रॉपर पावर होती है, उनके पास पावर होती है, उसी तरह उसको एनफोर्स करने की भी पावर होती है। अपने डिसीज़न को एनफोर्स करने की, लागू करने की एक पावर होती है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर कि एक मान लीजिए एक रूल बनाया है गवर्नमेंट ने कि मोटर बाइक जो चलाने वाले हैं वो बिना लाइसेंस के नहीं चला सकते हैं। और मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि ट्रैफिक पुलिस वाले को कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो बिना लाइसेंस के मोटर बाइक चला रहा है, ठीक है, मोटर व्हीकल चला रहा है, तो वो उसको पकड़ेगा, वो या तो जेल में डालेगा, उसकी ये लॉ तोड़ने की वजह से, या तो उसे जेल में डालेगा या फिर फ़ाइन लेगा, कुछ अमाउंट लेगा मनी का, तो ये इसकी सज़ा होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जैसे मान लीजिए पेरेंट्स कोई रूल बनाते हैं कि आपको इतने बजे से पहले पहले घर पे आ जाना है। मान लीजिए पेरेंट्स ने कुछ रूल, एक रूल बनाया, अगर कोई बच्चा उसे फॉलो नहीं करता है, अगर कोई बच्चा उसे फॉलो नहीं करता है तो रूल बनाने का कोई मतलब है? कोई रूल बनाने का फिर मतलब नहीं है अगर उसे फॉलो ना किया जाए। इसी बात को यहाँ पे समझाया है कि जितनी पावर उसे रूल बनाने की, लॉ बनाने की है, उतनी ही पावर उसे एनफोर्स करने की भी है, लागू करने की भी है। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर समझाई है कि उसे अगर वो फॉलो नहीं करेगा कोई पर्सन तो उसे पनिश किया जाएगा ताकि वो उसे फॉलो करे।
In the addition to any action that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. दूसरी तरफ ये पावर दी गई है कि अगर कोई पर्सन मान लीजिए इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हम लोग कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, कोर्ट में जाके शिकायत कर सकते हैं। एक तो पावर ये गवर्नमेंट के पास है कि अगर वो रूल बनाता है तो उसे उतनी ही पावर उसे एनफोर्स करने की भी है, और दूसरी तरफ अगर कोई रूल तोड़ता है तो हमारे पास ये पावर है, हम सबके पास ये पावर है कि उसके अगेंस्ट जाके कोर्ट में हम लोग क्लेम करें, शिकायत करें। तो यहाँ पर इन्होंने ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि जैसे मान लीजिए कोई जॉब के लिए जाता है और जो जॉब देने के लिए, जॉब लेने के लिए जो जा रहा है उसका रिलीजन कास्ट अलग है, और जो वहाँ पर बैठा जॉब दे रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, उसका रिलीजन और कास्ट डिफरेंट है। तो उसने हमारी नॉलेज ना देखकर बल्कि सिर्फ रिलीजन और कास्ट को देखकर कि ये मैच नहीं कर रही है, सेम नहीं है, उसने हमें हायर नहीं किया। तो क्या होगा कि उसने, ये कोई रूल तो है नहीं, नॉलेज के बेसिस पे आप चेक कीजिए ना, हमें हायर कीजिए, तो उसने ये रिलीजन और कास्ट को देखकर पार्शियलिटी की एक तरीके से हमारे साथ, और उसने हमें हायर नहीं किया। तो इसके ख़िलाफ़ हम एक्शन ले सकते हैं और हम कोर्ट में जा सकते हैं कि उसने ये रूल तोड़ा है और इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर समझाई है कि ये पावर होती हैं लॉस और गवर्नमेंट को लेकर, ठीक है। अब फोर्थ हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो उससे पहले ये क्वेश्चन एक बनता है, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉज। बात तो अभी हम लोगों ने कर ली कि लॉज जो होती है, लॉ बनाने की पावर और उसे इन्फोर्स करने की पावर गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन ये पावर उसे देता कौन है, इसकी बात नहीं की। तो ये पावर जो उसे देता है, इसका आंसर इसमें है कि कौन से टाइप की हमारे यहाँ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के टाइप्स, गवर्नमेंट दो टाइप की होती है, मोनार्की होती है और दूसरी डेमोक्रेसी होती है। जो इंडिया में है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि पीपल के थ्रू हम लोग ने लीडर चुना है, पीपल के थ्रू वोटिंग हुई है, इलेक्शन में वोटिंग हुई है और उसके थ्रू लीडर चुना गया है। तो जो लीडर आया है वो एक डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो जो हमारी गवर्नमेंट बनी है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और मोनार्की जो होता है उसमें एक ही कोई लीडर होता है, उसी के पास पावर होती है डिसीज़न लेने की, वो होता है किंग या क्वीन, जैसे पहले टाइम पे होता था। इसको अभी डिटेल में समझते हैं। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। वंस इलेक्टेड these persons form the government. In a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people. इसमें यही बता रहे हैं कि इलेक्शन के थ्रू हम लोग वोट करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को, और वो जब वोट उसके ज़्यादा होते हैं जिसके, तो वो जीत जाता है, और जीतने के बाद वो अपनी एक गवर्नमेंट बना लेता है, ठीक है, गवर्नमेंट बना लेता है। और इस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। डेमो जहाँ पर वर्ड आए समझ लीजिए वहाँ पे पीपल या पर्सन से रिलेटेड है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ मोनार्की। द मोनार्क किंग और क्वीन, उसमें या तो राजा होते थे या रानी होते थे, हेड हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। उनके पास पावर होती थी डिसीज़न लेने की और गवर्नमेंट को चलाने की, रन कराने की। द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के टाइम पे राजा महाराजा के जो पूरा होता था उनका, तो उसमें कई सारे मिनिस्टर्स भी होते थे, तो वो लोग उनसे राय मशवरा भी करते थे, उन लोग से बात करते थे किसी भी टॉपिक पे। लेकिन फाइनल डिसीज़न जो राजा कह देता था, भले ही वो सही हो या गलत, जो राजा कह देता था वही होता था। इसी तरह तो ये वाली जो पूरी एक गवर्नमेंट होती है इसे मोनार्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पावर डिसीज़न लेने की सिर्फ एक के हाथ में है, भले ही वो सही हो या गलत। लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, हम लोग खुद अपना लीडर चुनते हैं। और वो भी आप लोग आगे पढ़ेंगे कि कितने ज़्यादा कमेटी होती हैं जो आपस में पूरे डिबेट करके कोई रूल बनाती हैं और उसे अमेंडमेंट जो भी चीज़ें करनी होती हैं पूरी सबकी सहमति से होती है। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इसमें इन्होंने थोड़ा सा डिटेल किया है क्योंकि हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी
दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। आप लोगों को पता होगा कि पहले यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल करते थे, तो हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ तब नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो बाहर से आए हुए थे और ज़बरदस्ती उन्होंने पूरा हड़प लिया था हमारे इंडिया को, और वो अपना रूल करते थे, पार्शियलिटी भी बहुत करते थे। तो ये सब चीज़ें थी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो ये इलेक्शन सिस्टम आया, तब हमारी जो गवर्नमेंट बनी है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है। तो ऐसे ही वर्ल्ड में और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत ही स्ट्रगल के बाद डेमोक्रेसीज आई है, ठीक है। यू नाउ नो दैट द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। सो इन अ सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है? बाय द पीपल है। The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly but instead choose their representatives through an election process. These representative meets and make decisions for the entire population. ये इन्होंने इसमें ये बताया है कि जैसे जो भी लीडर चुनना होता है, जो भी लीडर हाँ उसके लिए खड़ा होता है लीडरशिप के लिए, पीएम के लिए जैसे, तो वो उस पर हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, डायरेक्टली उस पर वोट नहीं करते हैं, वो हम लोग से नहीं मिलता है। तो हम लोग का जो इलेक्शन सिस्टम होता है, तो वहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जैसे मान लिए 3 हैं हमारे, लीडर बनना चाहते हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिए, उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सब जगह भेज दिया। तो हम लोग उन पे वोट करते हैं। हम लोग को पता होता है कि इनको, इस पर्सन को वोट करेंगे तो वोट किस लीडर को जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को सब पता होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वोट करते हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइम पे वोट होते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है कि फिर वोट लास्ट में काउंट किए जाते हैं, जिसके ज़्यादा निकलते हैं फिर उसका लीडर आगे हेड बनता है हमारी, फिर वो एक गवर्नमेंट बनाता है। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस को अच्छे से समझिए। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट खुद को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कहती है जब तक उसके ऊपर जो वोटिंग हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये इस तरह से नहीं हो। इसका क्या मतलब है कि पहले टाइम पे क्या होता था, जो अनएजुकेटेड होते थे, जो गरीब होते थे, और जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती थी, या फिर वुमेन जो होती थी, इन लोगों को हक नहीं था वोट करने का, सिर्फ मेन को था। वो भी जो एजुकेटेड होते थे, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी होती थी, और ही लोग सिर्फ वोट कर सकते थे। तो ये रूल था। लेकिन क्या हुआ बाद में कि ये चेंज हुआ, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव that there was a time when government did not allow women and the poor to participate in election? In their earliest forms, governments allowed only men who owned property and were educated to vote. This meant that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote. The country was governed by the rules एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मैन मेड। तो जो हमारा लीडर बनता था वो बहुत ही कम लोगों के चुने वोट पे चुना जाता था। तो ये चीज़ सही नहीं थी एक तरह से। तो क्योंकि जो मेजॉरिटी में सारे लोग वोट करेंगे, तो उसमें ये रहेगा ना कि सबका जो मेजॉरिटी चाहती है जिस लीडर को बनाना, वो लीडर बना, वरना तो एक तरीके से माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग लीडर बन गया। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority. Several people, including Gandhi ji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. देखिए, गांधी जी भी जब उनको ये चीज़ें उनके सामने आई, तो वो भी शौक रह गए कि ये क्या है, मतलब ये बिल्कुल अनफेयर है, बिल्कुल ये जस्टिस नहीं है बिल्कुल भी। तो उन्होंने डिमांड की कि हर एडल्ट को राइट है वोट करने का। एडल्ट मतलब जो 18 हो या 18+ हो, वो सारे वोट करने का उनका हक है। उससे ये डिपेंड नहीं करता है कि उनके पास प्रॉपर्टी है या नहीं, वो मैन है, वुमेन तो नहीं है कहीं, या फिर वो उनके पास, या फिर वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, ये डिपेंड नहीं करता है। इसी चीज़ को नाम दिया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
तो गवर्नमेंट खुद को तब तक डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी तो पीपल के चुनने की वजह से आया है ना नाम। तो डेमोक्रेटिक खुद को तब तक वो नहीं कहेगी जब तक मेजॉरिटी पीपल उसे वोट नहीं करते। मेजॉरिटी मतलब ये सब कोई रूल ना हो कि वुमेन नहीं कर सकते और गरीब लोग नहीं कर सकते, ये चीज़ उन्होंने कही। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी सेड, ये एक जर्नल था गांधी जी का यंग इंडिया 1931 में उन्होंने लिखा था। तो उसमें उन्होंने ये कहा है, आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड गेट द वोट, बट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। मतलब वो बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, बेयर नहीं कर पा रहे थे इस आइडिया को कि एक एक पर्सन है जिसके पास जो वेल्थ है, जो अमीर है जिसके पास, वो वोट कर सकता है, और दूसरा एक पर्सन है जिसका कैरेक्टर अच्छा कैरेक्टर रखता है, लेकिन क्योंकि वो गरीब है और इलिटरेट है तो वो वोट नहीं कर सकता। और दैट अ मैन हु ऑनेस्टली वर्क्स बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। और कहते नहीं ना कि खून पसीना एक करके लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहा है, एक ऑनेस्ट एक पर्सन है, वो यहाँ तक वोट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगी, और इसके खिलाफ उन्होंने इसमें आर्टिकल में ये लिखा। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया गवर्नमेंट क्या है, लेवल्स, उसके टाइप्स और लॉज और गवर्नमेंट्स, ये सब चीज़ें इसमें हम लोगों ने पढ़ी। नेक्स्ट चैप्टर में आगे हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इससे प्रीवियस जो चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं उसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ज्योग्राफी के भी हमने कुछ लेक्चर्स लिए हैं, 3 चैप्टर्स में हो गए हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।